नमस्कार दोस्तों, मैं विजय यादव, व्याख्याता भूगोल। लास्ट क्लास में हमने विश्व का जो प्रादेशिक भूगोल है उसके सिलेबस के बारे में बात की थी। आज हम, जैसा कि आपको पता तो चल ही गया होगा, आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो प्रादेशिक है वो अध्ययन हम आज करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको एक चीज का तो पता है कि कार्बोनिफेरस काल के दौरान सभी महाद्वीप जो थे वो एक ही स्थलखंड के रूप में थे। कार्बोनिफेरस काल के पहले तक सभी महाद्वीप एक ही स्थलखंड के रूप में थे। फिर कार्बोनिफेरस काल में यह जो स्थलखंड है जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया, पेंजिया कहा गया, यह पेंजिया कार्बोनिफेरस काल में दो भाग में टूट जाता है। उत्तरी भाग को अंगारालैंड कहा गया, जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहा गया। उत्तरी भाग अंगारालैंड है, दक्षिण भाग गोंडवानालैंड है। इनमें टूटन प्रारंभ हो जाती है कार्बोनिफेरस काल से ही। इस प्रकार से फिर ट्रियासिक काल में ये भाग के अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाते हैं। अंगारालैंड हो जाता है और आपका गोंडवानालैंड के अलग अलग भाग में टूटते हुए चले जाते हैं। और वर्तमान की जो महाद्वीप और महासागरों की जो स्थिति प्राप्त होती है वो प्लायोसीन जो काल है उसमें होती है ना। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से है। अब हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अंगारालैंड से तो कौन कौन से भाग अलग हुए हैं। इसके अंतर्गत एक तो नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। उसके बाद में हम उसके पास में जो ग्रीनलैंड है उसकी बात करते हैं, आइसलैंड की बात करते हैं, यूरोप महाद्वीप जो है उसकी बात करते हैं, जिसको हम यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो साथ में ये आपका जो ग्रेट ब्रिटेन वाला जो द्वीपीय भाग है वो भी अंगारालैंड से अलग हुए हैं। तो ये इस प्रकार से सारे भाग टूटते हुए वर्तमान स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो आपका गोंडवानालैंड जो है ये भाग भी अनेक छोटे छोटे और बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं उन भागों में विभाजित हो जाता है। छोटे छोटे द्वीपों और बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं उनमें विभाजित हो जाता है। अगर हम गोंडवानालैंड की बात करते हैं तो गोंडवानालैंड जो है एक तो इससे दक्षिण अमेरिका अलग होता है, साथ में दक्षिण अमेरिका के पास में यहाँ पे जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है वो अलग हो जाता है। फिर अफ्रीका महाद्वीप के पास में जो आपका मेडागास्कर द्वीप है वो भी उससे अलग होता है। और दक्षिण का जो शेष भाग वो अंटार्कटिका महाद्वीप के रूप में रह जाता है और उसी से फिर आपका जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो निर्मित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे खंड इस प्रकार से विभाजित हो जाते हैं जिनकी हमने बात की है। अब देखिए, आज जो हम है यहाँ पे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की तो बात ही नहीं कर रहे ना। हम तो बात ये कर रहे हैं कि आपके जो BA थर्ड ईयर में जो पेपर चलता है विश्व का प्रादेशिक भूगोल, और विश्व के प्रादेशिक भूगोल को पढ़ना है तो सबसे पहले हम जो पॉलिटिकल जो स्टडी है वो करेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से जो पृथ्वी या ग्लोब जो है उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे अपनी स्थिति रखता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ग्लोब पर स्थिति जो है उसी के आधार पर हम एक तो ऑस्ट्रेलिया की जलवायु का अध्ययन कर पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक जो वनस्पति है उसका अध्ययन कर पाएंगे, साथ में ऑस्ट्रेलिया की जो मिट्टियाँ हैं, वर्षा जो है, इन सब कारकों का अध्ययन हम ऑस्ट्रेलिया की स्थिति जो ग्लोब पर है, पृथ्वी सतह पर ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर स्थित है उसके आधार पर हम इन सब चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर स्थित है। देखिए, इस भाग की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअल लोकेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये मैप लगाया है जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जब भी हम किसी द्वीप या महाद्वीप या देश की स्थिति के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये छोटा सा द्वीप है, अब इस द्वीप के बारे में अगर हमें इसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भागों की बात करेंगे तो कुछ भी नहीं करना, बस इसके ऊपर प्लस का निशान लगा दिया तो
ये वाला जो भाग है, जैसे मान लीजिए पहले मैंने भूमध्य रेखा खींच ली, जैसे ये द्वीप है, ये देख लीजिए, ये द्वीप है, अब इसके ऊपर मैंने एक रेखा खींची, अब ये क्या है, ये इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री रेखा है। अब 0 डिग्री का उत्तरी जो भाग है पूरा का पूरा ये उत्तरी गोलार्ध का भाग होगा और दक्षिणी जो भाग होगा ये दक्षिणी गोलार्ध का भाग होगा। इसी प्रकार से एक रेखा जो ये है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनिच रेखा है। तो इस प्रकार से इसका ये वाला जो पूरा भाग है ये पूर्वी गोलार्ध होगा और ये वाला जो पूर्वी भाग है ये पूरा भाग पश्चिमी गोलार्ध होगा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा के नीचे है और जो आपकी ग्रीनिच जो लाइन है उससे पूर्व में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया इस भाग में स्थित है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति के बारे में हम ये बात कर रहे हैं। साथ में देखिए हम एक छोटी सी बात और कर लें, जब भी हम ग्लोब पर सभी प्रकार के जो देश हैं, महाद्वीप जो है, उनकी स्थितियों के बारे में पढ़ते हैं तो स्थिति हम दो तरह से पढ़ते हैं। लोकेशन की बात आती है, जहाँ पे लोकेशन की बात आती है, स्थिति की बात आती है, तो हम दो तरह से पढ़ते हैं। अब स्थिति वास्तव में ये जो स्थिति है ये दो तरह से पढ़ी जाती है। एक तो निरपेक्ष स्थिति होती है, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूटली लोकेशन, निरपेक्ष स्थिति। दूसरी होती है सापेक्ष स्थिति। इन दोनों को समझने के बाद में हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में और डिटेल से बात कर पाएंगे। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि ये वास्तविक स्थिति होती है, वास्तविक स्थिति होती है। कोई भी देश, कोई भी महाद्वीप कहाँ स्थित है उसकी वास्तविक स्थिति, और वास्तविक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर करते हैं। एक तो अक्षांश रेखाएं जो है, अक्षांश साथ में ही देशांतर रेखाएं जो है, इनके आधार पर हम वास्तविक स्थिति का अध्ययन करते हैं। इधर देखिए अगर हम तो यहाँ पे जो सापेक्ष स्थिति होती है ये एक तुलनात्मक तरीके से उसको ज्ञात किया जाता है। तुलनात्मक स्थिति होती है। उसके बाद में ये ज्ञात स्थान से जो दूरी होती है उसकी हम बात करते हैं, ज्ञात स्थान से दूरी। और एक उच्चावच जो है उसके बारे में बात करते हैं, उच्चावच। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं कि ये एब्सोल्यूटली लोकेशन होती है और ये आपकी रिलेटिव लोकेशन होती है। अब जो निरपेक्ष स्थिति होती है वो वास्तविक स्थिति होती है। कोई भी महाद्वीप है ग्लोब के ऊपर कहाँ स्थित है उसकी बात हम निरपेक्ष स्थिति के अकॉर्डिंग करते हैं। और निरपेक्ष स्थिति जो है वास्तविक स्थिति होती है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उनके आधार पर और देशांतर रेखाएं जो होती हैं उनके आधार पर हम उस एग्जैक्ट जो लोकेशन बनती है उसकी हम बात कर लेते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसको हम निरपेक्ष स्थिति के रूप में ज्ञात कर लेते हैं। और सापेक्ष स्थिति का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की ही बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वास्तव में विश्व में अपनी स्थिति कहाँ रखता है, ग्लोब पर वो कहाँ स्थित है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है और कौन कौन से उसके पास में जलीय स्रोत है, कौन कौन से उसके द्वीपीय भाग है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम सापेक्ष स्थिति की बात करते हैं। तो तुलनात्मक स्थिति होगी एक, तो उसके आसपास के द्वीप, उसके आसपास के जलीय स्रोतों को हम तुलनात्मक स्थिति के रूप में देखते हैं। कौन से देश उसके पड़ोसी देशों के रूप में है। ज्ञात स्थान से दूरी की अगर हम बात करें तो ज्ञात स्थान से दूरी मतलब कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कितनी दूरी पर स्थित है। आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और उच्चावच मतलब समुद्र तल से ऑस्ट्रेलिया कितना ऊपर है। अगर हम समुद्र की ऊपरी जो सतह है उसको 0 मीटर मानते हैं, समुद्र की ऊपरी सतह को अगर 0 मीटर मानते हैं, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, ये आपका समुद्र है, इसकी ऊपर की सतह जो है वो ये 0 मीटर है। अब इस 0 मीटर से ऑस्ट्रेलिया कितनी ऊंचाई रखता है या उसका सागर तल से ऑस्ट्रेलिया की भूमि कितनी ऊंची है, तो 308 मीटर ऊंची है। ये 308 मीटर ऊंचाई रखता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है ना।
तो एक तो ये चीजें हो गई। अब देखिए हम बात क्या कर रहे हैं कि ये तो स्थितियां इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी आप विश्व का प्रादेशिक भूगोल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक मोटा मोटा आप एनालिसिस करें कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हम आज ऑस्ट्रेलिया की बात करने वाले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है ये कहाँ पे स्थित है, हमें पता चल गया कि संपूर्ण ग्लोब पर ये अपनी स्थिति दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में रखता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम इसके आसपास में क्या है उन चीजों की बात करेंगे ना। तो यहाँ पे ये आपका 2 द्वीपों में विभाजित आपका ये न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड है। यहाँ पे ये न्यूजीलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। यहाँ पे ये छोटा सा जो है ये तस्मान द्वीप है, जिसको तस्मानिया कहते हैं, ये तस्मान या तस्मानिया द्वीप है ना। उसके बाद में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है ये जो है आपका न्यूगिनी द्वीप है। और ये पूरा जो आपको चॉकलेटी कलर में ये वाले जो भाग दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या है, ये इंडोनेशिया के द्वीप है, ये इंडोनेशिया के द्वीप है। तो इस प्रकार से ये द्वीपीय भागों की अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया विश्व में सर्वाधिक द्वीपों पर स्थित देश है। द्वीपीय देशों की अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया एकमात्र विश्व का ऐसा द्वीप है, द्वीपीय देश है, जो सबसे ज्यादा द्वीपों पर स्थित है। इंडोनेशिया के अंतर्गत 5 द्वीप आते हैं। सबसे अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर द्वीपों की संख्या देखते हैं तो ये सुमात्रा द्वीप है, ये आपका जावा द्वीप है, ये ब्रोनियो द्वीप है। ब्रोनियो द्वीप के ऊपर 3 देशों का अधिकार है, ब्रोनियो द्वीप के ऊपर 3 देशों का अधिकार है। उसके बाद में ये आपका सुलावेसी द्वीप है और ये आपका न्यूगिनी द्वीप है। न्यूगिनी द्वीप का ये वाला जो भाग है ना, न्यूगिनी द्वीप का जो चॉकलेटी ये वाला जो भाग है ये तो इरियन जैया, जिसको हम कहते हैं इरियन जैया, इरियन जैया, ये किसका भाग है? इरियन जैया तो इंडोनेशिया का भाग है, ये वाला जिसको मैंने ब्लैक कर दिया, ये भी भाग किसका है? इंडोनेशिया का भाग है, इरियन जैया। और यहाँ पे दूसरा जो भाग है इधर वाला न्यू, देखिए बात हम क्या कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक द्वीप है, इस प्रकार से ये द्वीप है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में ये द्वीप है। अब इस द्वीप की बात हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे इस द्वीप का नाम है न्यूगिनी, इस द्वीप का नाम है न्यूगिनी, ठीक है। और यह है विश्व का दूसरे नंबर का, ग्रीनलैंड जो द्वीप है उसके बाद में यह है विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। एक तो ये चीज बात करें, ठीक है ना। और यहाँ पे 141 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा जो है के द्वारा यह द्वीप 2 भागों में विभाजित होता है। अब ये जो वाला भाग है ये तो किसका भाग है? इंडोनेशिया का भाग है। और ये वाला जो भाग है ये किसका भाग है? ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है। तो इस चीज को आप ध्यान कर लेंगे। यहाँ पे ये 141 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यहाँ पे ज्यामितीय सीमा है, ज्यामितीय रेखा है। ज्यामितीय सीमा रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर काल्पनिक रूप से खींची जाती है, उनको हम ज्यामितीय रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 141 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से इस न्यूगिनी द्वीप के ऊपर से निकलती है। तो ये वाला भाग तो इरियन जैया कहलाता है, जबकि ये वाला भाग पापुआ न्यूगिनी कहलाता है। क्या कहलाता है? पापुआ। पापुआ न्यूगिनी, पापुआ न्यूगिनी कहलाता है, जबकि ये इरियन जैया, ये इरियन जैया
जो इंडोनेशिया का भाग है पापुआ न्यू गिनी, आपका ऑस्ट्रेलिया का भाग है, और पूरा द्वीप का नाम क्या है, न्यू गिनी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सारी बात हो गई। उसके बाद में हम क्या बात करने वाले थे, तो ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया को लेकर के हम छोटी छोटी जो जानकारियां हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया का इंट्रोडक्टिव जो पार्ट है वो लेते हैं। इंट्रोडक्टिव पार्ट मतलब परिचय जो है ना ऑस्ट्रेलिया का वो लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब कहीं भी विद्यार्थियों के सामने एक समस्या आती है, जब कहीं भी ओशनिया शब्द लिखा हुआ दिख जाता है ना, तो ओशनिया को ही विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ओशनिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, क्योंकि ओशनिया के अंतर्गत 5 चीजें आती हैं, 5 जो प्रांत हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। ओशनिया जो है इसके अंतर्गत 5 चीजें आती हैं। एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, एक आपका न्यूजीलैंड आता है, इसके साथ में मेलानेशिया द्वीप समूह आते हैं, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, इन द्वीपों के समूह को हम क्या कहते हैं, ओशनिया कहते हैं। इन द्वीपों के समूह को हम ओशनिया कहते हैं। ओशनिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया नहीं है। कभी कभी हम क्या करते हैं, ओशनिया को भी ऑस्ट्रेलिया के रूप में डिनोट कर लेते हैं, तो ऐसा गलत है। ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ये 3 द्वीप हुए यहाँ पे, 3 द्वीप समूह है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया द्वीप समूह, माइक्रोनेशिया द्वीप समूह और पोलिनेशिया द्वीप समूह है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 देश हैं, जबकि मेलानेशिया द्वीप समूह है, माइक्रोनेशिया द्वीप समूह और पोलिनेशिया द्वीप समूह है। देखिए द्वीप 3 तरह के होते हैं। द्वीप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं द्वीप। एक तो विशालकाय द्वीप होते हैं, एक तो विशाल द्वीप होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है। एक मध्यम प्रकार के द्वीप होते हैं, और तीसरा जो है सूक्ष्म द्वीप होते हैं। अब यहाँ पे मध्यम में तो आपका जैसे अभी हमने बात की थी, न्यू गिनी की बात की थी ना, न्यू गिनी है आपका, ग्रेट ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, ये मध्यम प्रकार के द्वीप है। जबकि छोटे द्वीपों में एक तो टोंगा द्वीप है, प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है, टवालू द्वीप है, ये प्रशांत महासागर के द्वीप है। तो बिल्कुल छोटे छोटे प्रकार के जो द्वीप होते हैं ना, वो सूक्ष्म द्वीप होते हैं। और इसी प्रकार के द्वीप, माइक्रो का मतलब क्या होता है, अब इनकी हम बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखिए यहाँ पे ये शब्द लिखा भी हुआ है माइक्रोनेशिया, और यहाँ पे इसके पास में यहाँ पे ये जो बेल्ट है ना, ये वाली पूरी बेल्ट जो है जिसमें आपका ये भी आ रहा है, ये क्या है, ये तो आपका मेलानेशिया द्वीप समूह है। ये मेलानेशिया द्वीप समूह है, और मेलानेशिया द्वीप समूह के ऊपर माइक्रोनेशिया द्वीप समूह है। और इन दोनों के पास में ये जो बेल्ट है, पूरी जो बेल्ट है, ये आपकी पोलिनेशिया द्वीपों का समूह है, पोलिनेशिया द्वीपों का समूह है।
तो पोलिनेशियन द्वीपों में बहुत ही छोटे छोटे प्रकार के द्वीप हैं। पोलिनेशियन द्वीपों में बहुत ही छोटे छोटे प्रकार के द्वीप हैं, जबकि माइक्रोनेशिया, माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटे। और यहाँ पे मेलानेशिया, ये जो मेलानेशिया द्वीप है उसमें ही आपका न्यू गिनी आता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद में देखिए हम और जो बात है ऑस्ट्रेलिया संबंध को लेते हैं। अब थोड़ा सा हम पीछे की ओर चलते हैं। देखिए एक विद्वान हुआ क्लॉडियस टालमी, रोमन दार्शनिक है क्लॉडियस टालमी। क्लॉडियस टालमी ने क्या किया, क्लॉडियस टालमी एक विद्वान है, रोमन दार्शनिक है। तो इन्होंने, इनका जो समय रहा है वो 90 ईस्वी से 168 ईस्वी इनका समय रहा, ठीक है ना, इनका समय रहा भी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने संसार का मानचित्र बनाया इमेगो मुंडी के नाम से, इमेगो मुंडी है ना, संसार का मानचित्र बनाया। तो उस संसार के मानचित्र में इन्होंने यूरोप को भी ज्ञात दिखाया, ज्ञात भूमि के रूप में दिखाया, यूरोप को भी दिखाया, एशिया को भी दिखाया और अफ्रीका को भी दिखाया। और यूरोफ्रेशिया कह दिया, यूरोफ्रेशिया के रूप में इन्होंने संसार के मानचित्र को दिखा दिया ज्ञात भूमि के रूप में। और साथ में एक कल्पना और कर दी, अज्ञात भूमि के रूप में दक्षिण की ओर, उस संसार के मानचित्र के दक्षिण की ओर एक अज्ञात भूमि बता दी। अब अज्ञात भूमि क्या बताई, अज्ञात भूमि को इन्होंने क्या नाम दिया, टेरा इगुन कोटा, ये नाम दे दिया अज्ञात भूमि को। अब इसमें क्या हुआ कि जो अज्ञात भूमि इन्होंने इस समय के दौरान जो बताई थी, इस समय के दौरान जो अज्ञात भूमि इन्होंने बताई थी, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दो विद्वान आए, एक तो तस्मान है और दूसरा विद्वान है जेम्स कुक। ये दो विद्वान हैं। तस्मान ने तो क्या किया, 1641 में, तस्मान जो है 1641 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों तक पहुंच गया, मुख्य भूमि के ऊपर नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों तक पहुंच गया 1641 में तस्मान महोदय। ये यूरोपीय नाविक है दोनों ही, तस्मान भी और जेम्स कुक भी। तो 1641 में तस्मान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों तक पहुंच गया, लेकिन यह जो विस्तृत जो जानकारी है वो दे नहीं पाया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में विस्तृत जानकारी का श्रेय अगर किसी को देना चाहते हैं तो वो है नाम आपका जेम्स कुक। जेम्स कुक ने सर्वप्रथम 1769 में प्रथम यात्रा की, और 1769 में जो प्रथम यात्रा इनके द्वारा जो की गई है, उस यात्रा में ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिणी भाग तक पहुंच जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिणी भाग तक पहुंच जाता है जेम्स कुक 1769 ईस्वी में। उसके बाद में इन्होंने दूसरी, प्रथम यात्रा में ये हो गई, दूसरी यात्रा की 1770 में, और 1770 में यह है ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर पहुंच जाता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर यह 1770 ईस्वी में पहुंच जाता है। कौन, जेम्स कुक महोदय, ठीक है ना। तस्मान का भी अच्छा प्रयास था, लेकिन यह डिटेल से जानकारी इसके बारे में दे नहीं पाया, इसलिए इनको जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज का श्रेय तस्मान महोदय को जेम्स कुक की अपेक्षा कम दिया जाता है। हालांकि दोनों ही विद्वानों का ऑस्ट्रेलिया की खोज और न्यूजीलैंड की खोज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है ना। ये चीजें हो गई। अब देखिए क्या था कि 1778 में ये यूरोपीय नागरिक थे दोनों के दोनों। तो 1778 में क्या होता है, 1778 में ग्रेट ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश यहाँ पे स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, और इसी चरण के दौरान उन्होंने क्या किया, यहाँ पे काला पानी की निवास
कॉलोनियाँ स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। वो कहते हैं ना कि यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उनको सजा के तौर पर इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर भेजा जाने लगा। सजा के तौर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर भेजा जाने लगा। और इस प्रकार से यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए जो काला पानी की जो कॉलोनियाँ हैं, मतलब यहाँ पे लोगों को वहाँ से लोगों को यहाँ पे भेजा जाने लगा। और धीरे धीरे जो कैदियों के रूप में जो लोग थे वो ही धीरे धीरे यहाँ पे भी क्या करने लगे, यहाँ पे बसने लगे। और इस प्रकार से यूरोपीय महाद्वीप की जो अधिकांश जो जनसंख्या है वो यहाँ पे पहुँच जाती है। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी जो मूल निवासी हैं वो तो बहुत ही छोटे भाग में सीमित होकर रह गए। अरबोजियन जो है, अर्बोजिनल, ये यहाँ के मूल निवासी हैं। अर्बोजिनल जो है यहाँ के मूल निवासी हैं, ये मूल निवासी है अर्बोजिनल, ठीक है। तो ये तो सीमित भाग में ही सिमट करके रह गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग के ऊपर यूरोपीय जनसंख्या पहुंची है। तो ये तो इस प्रकार से बात हमने की है, ठीक है ना। अब देखिए हम बात क्या करते हैं, अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की स्थिति जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये तो हमने बात करी नहीं, ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है, इस ऑस्ट्रेलिया शब्द की उत्पत्ति ऑस्ट्रल शब्द से हुई है। ऑस्ट्रल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, दक्षिण। अब हम जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में पूर्णतः, दक्षिणी गोलार्ध में पूर्णतः मतलब पूरी तरह से अगर कोई महाद्वीप स्थित है तो वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया है ना। पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ही तो है, दक्षिणी अमेरिका भी नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप भी नहीं है। तो पूर्णतः दक्षिण में कौन सा महाद्वीप स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया शब्द की उत्पत्ति ऑस्ट्रल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दक्षिण। एक तो ये चीज। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, अगर हम ओशिनिया की बात करते हैं जिसके अंतर्गत हमने कौन कौन से जो है प्रांत जो भाग है उनको रखा है। ओशिनिया में हमने 5 चीजों को रखा ना, ऑस्ट्रेलिया को रखा, न्यूजीलैंड को रखा, मेलेनेशियाई द्वीप समूह को रखा, पोलिनेशियाई द्वीप समूह को रखा, और आपका जो माइक्रोनेशियाई द्वीप समूह उसको रखा है ना। तो यहाँ पे अगर हम ओशिनिया के क्षेत्रफल की बात करते हैं, जिसमें संपूर्ण द्वीपीय भाग भी होंगे और मुख्य ऑस्ट्रेलिया की भूमि का क्षेत्रफल भी होगा, तो संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है वो 85 लाख वर्ग किलोमीटर है। 85 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया का संपूर्ण उसमें द्वीपीय भाग में शामिल है। अगर हम मुख्य भूमि के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मुख्य भूमि का जो क्षेत्रफल है 79,56,000 वर्ग किलोमीटर है। ये मुख्य भूमि का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, अगर हम ऑस्ट्रेलिया देश की बात करते हैं तो यह है, ऑस्ट्रेलिया देश की बात करते हैं तो यह है विश्व का 6वें नंबर का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। साथ में ही एक चीज और बता दें कि संपूर्ण जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो संपूर्ण पृथ्वी या ग्लोब के संदर्भ में उसका जो प्रतिशत रखता है वो कितना है, 5.2% रखता है। 5.2% भूमि को ऑस्ट्रेलिया वहन करता है। एक तो ये चीज। दूसरी बात कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एक तो ये यहाँ पे इस भूमि को रखता है। साथ में ही ऑस्ट्रेलिया की उत्तर से दक्षिण की अगर हम लंबाई की बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण की अगर हम ऑस्ट्रेलिया की लंबाई की बात करते हैं ना, तो उत्तर से दक्षिण की ऑस्ट्रेलिया की लंबाई कितनी है, लंबाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है, 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर ये नॉर्थ से साउथ है ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट कितना है, ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट कितना है, ये 4000 किलोमीटर है, और ये है 3200 किलोमीटर, ठीक है ना।
ऑस्ट्रेलिया का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई चौड़ाई है वो हमने बात की। अब इसका देशांतरी विस्तार जो है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। देशांतरी विस्तार क्या है ऑस्ट्रेलिया का? देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो इसका देशांतरी विस्तार जो है, सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 10 डिग्री दक्षिण से 40 डिग्री दक्षिण, 10 डिग्री दक्षिण से 40 डिग्री दक्षिण देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार 113 डिग्री 154 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश। यहाँ पे कभी कभी आपको 40 की जगह 44 में मिल जाएगा, 44 डिग्री भी दक्षिण अक्षांश मिल जाएगा। यहाँ पे 113 डिग्री देशांतर की जगह आपको 114 डिग्री देशांतर मिल जाएगा। तो आप इनको गलत ले सकते हैं क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 40 या 44 डिग्री दक्षिण अक्षांश, तथा देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो 113 डिग्री या 114 डिग्री पूर्वी देशांतर से 154 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये ऑस्ट्रेलिया का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, ठीक है ना। अब देखिए हम बात क्या करें, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने देश हैं? कई कई जगह जो आपको मिल जाएंगे 22 देश मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने देश हैं? 22 देश हैं। देशों की संख्या कितनी है? 22 है। कहीं कहीं पे आपको 14 देश में मिल जाएंगे। अगर हम मुख्य भूमि की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि के ऊपर कितने देश हैं? सॉरी, एक ही देश है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि के ऊपर कितने देश हैं? एक ही देश है जो है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीपीय, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो संपूर्ण महाद्वीप पर स्थित है, एक तो ये चीज। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर जलीय राशि भरी हुई है, तभी तो जलीय राशि से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, तभी तो इसको ओशिनिया कह रहे हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके चारों तरफ ओशिनिया का मतलब क्या होता है? ओशिनिया का मतलब क्या होता है? जलीय भाग, जिसको ओशियन कहते हैं, ओशियन कहते हैं, ठीक है ना। तो हम द्वीप की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के चारों जलीय राशि से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया को हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप। एक तो हम ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, एक हम ऑस्ट्रेलिया को, जो ऑस्ट्रेलिया का द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक द्वीप के समान है, चारों तरफ जल से घिरे हुए भाग को हम द्वीप कहते हैं, है ना। तो साथ में ही अब महाद्वीप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा इसका खंड है, इसलिए इसको हम महाद्वीप की संज्ञा दे रहे हैं। इसका उपनाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया का उपनाम है प्यासी भूमि का महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप। प्यासी भूमि का महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का 2/3 जो भाग है, ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग जो है शुष्क मरुस्थलीय भागों से घिरा हुआ है, शुष्क मरुस्थलीय भागों के अंतर्गत आता है, शुष्क मरुस्थल। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि शुष्क, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की शुष्कता के बारे में बात करते हैं तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बाद में, अंटार्कटिका महाद्वीप के बाद में सबसे ज्यादा अगर विश्व में शुष्कता रखता है तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही रखता है। सबसे ज्यादा शुष्कता कौन सा महाद्वीप रखता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रखता है ना। शुष्कता के अंदर दूसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का।
तो हमने तो ये चीजें जो है इन चीजों को लेकर के हमने बात की। तो ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है। आगे जो है हम इसी प्रकार से सारी चीजें लेंगे, एक एक करके हम सारी चीजें ले लेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं कल।